अशोक कुमार की पहली फिल्म देखना ऐसा है जैसे सिनेमा के इतिहास के पन्ने पलटना। उनकी रंजीत की भूमिका को देखकर कह सकते हैं कि यह वर्क इन प्रोग्रेस था। उनकी झिझक और नर्वस एनर्जी साफ दिखाई देती है। रिदम्स ऑफ राइम चैनल पर अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है। आज हम आपको 1936 की हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड के एक जेम जीवन नैया के सफ़र पर ले चलेंगे। फ्रांज ऑस्टन द्वारा निर्देशित और हिमांशु राय द्वारा निर्मित यह फिल्म अपनी कहानी के लिए नहीं बल्कि अशोक कुमार की पहली फिल्म के रूप में याद की जाती है। यह फिल्म भले ही अपने आप में एक मील का पत्थर ना हो, लेकिन इसका ऐतिहासिक और सिनेमा के लिए कल्चरल सिग्निफिकेंस जरूर है। आइए इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक स्वीट रोमांस के बीच से होती है। अशोक कुमार का किरदार रंजीत और देविका रानी का किरदार लता सगाई कर चुके हैं। उनकी प्रेम कहानी इतनी स्वीट है कि यह लगभग अनरियलिस्टिक लगती है, लेकिन जैसे इस समय की अधिकांश कहानियों में होता है, लता का पास्ट एक बड़ा सीक्रेट बनकर उसकी खुशियों पर मंडराता रहता है। लता का यह पास्ट एक कोठे और तवायफ की दुनिया से जुड़ा है। उसके पिता मथुरा दास उसे राधा नाम की एक तवायफ से गोद ले लेते हैं, जो फिल्म की शुरुआत के समय डेथ बेड पर होती है। मथुरा दास और लता उसे मिलने जाते हैं। आजकल के स्टैंडर्ड से यह प्लॉट कुछ खास नहीं लगता, लेकिन 1930 के दशक में यह मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी और सस्पेंस ऐड करता था। कहानी मेलोड्रामा से भरी हुई है। विलन्स, गलतफहमियां और एक डेयरिंग रेस्क्यू मिशन पूरी कहानी को गति देते हैं। कहानी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब लता का पास्ट कि उसकी मां तवायफ थी उसकी सगाई को खतरे में डालता है। लता के पिता ने अपनी बीवी को वादा किया था कि वह उसकी असलियत किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन लता चाहती है कि रंजीत को सब कुछ बता दे। उसके पिता उसे समझाते हैं कि शादी के बाद सही समय आने पर यह करना बेहतर होगा। फिर आता है चांद। चांद इस फिल्म का क्विंटेसेंशियल एंटेगनिस्ट है, जो लता का अपहरण करता है, जहां से रंजीत उसे बचा लेता है, पर बाद में चांद फिर उसे ब्लैकमेल करता है। वह कहता है, तुम्हारी जात ना पात, परवाह उसको होगी जिसका सत्यानाश होगा। लता अपहरणकर्ताओं के सामने हार नहीं मानती और तब तक लड़ती है जब तक रंजीत आकर उनको पीटकर पुलिस के हवाले नहीं कर देता। लेकिन उसके मन के किसी कोने में उसकी आइडेंटिटी का बोझ है, जो उसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भर देता है। वह रंजीत से कहती है, मैं आपके योग्य नहीं हूं। रंजीत एक डेडिकेटेड प्रेमी है। वह लता की इज्जत करता है, किडनैपर्स से लड़ता है और यहां तक कि यह भी कहता है कि वह राधा से भी मिलेगा, क्योंकि वो लता के लिए महत्वपूर्ण है। मथुरा दास ने रंजीत को यह बताया था कि राधा उसकी दाई मां थी, लेकिन जब लता की असली पहचान का पता चलता है तो वह कहता है कि इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो इस बात से नाराज है कि लता ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसे यह सब पहले नहीं बताया। रंजीत लता से कहता है, जाओ, मुझसे कोई वास्ता नहीं, अब कभी मैं तुम्हारा मुंह ना देखूं। और एक दुर्घटना में रंजीत की आंखों पर चोट लग जाती है, जिसके कारण उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उसी समय लता एक ब्लाइंड बच्चों के स्कूल में पढ़ा रही होती है। वह एक नर्स के रूप में रंजीत की देखभाल करने लगती है। उसे लगता है रंजीत उसे पहचान नहीं पाएगा और इस वजह से वह अपनी असलियत छुपाकर उसकी देखभाल करती रहती है। लेकिन पट्टी खुलने से कुछ समय पहले वो अपने नौकर को बताता है कि उसको पता था कि नर्स लता ही है, और कहता है, अंधों को कभी कभी आंख वालों से ज्यादा दिखता है। अब बात करते हैं लता के डिलेमा की। उसकी मेंटल एगनी और डिलेमा ड्रामेटिक आयरनी के इफेक्ट को और भी बढ़ा देते हैं। अगर वह जाती है तो रंजीत दुखी होगा, और अगर वो रहती है तो वो उसे देखकर गुस्सा होगा। वह चाहती है कि रंजीत किसी तरह उसे माफ करे और उसका प्यार फिर से जागृत हो, जिसके लिए उसे समय चाहिए। और इसके बाद क्या होता है, उसके लिए आपको यह फिल्म देखनी चाहिए। हम बात करते हैं
इस फिल्म की एक्टिंग के बारे में। यहाँ पे एक्टिंग थिएट्रिकल एक्टिंग ज़्यादा लग रही है। ओवर एक्टिंग और अननेचुरल डायलॉग्स आज के दर्शकों को खटक सकते हैं। देविका रानी जो अनुभवी कलाकार थी, वो भी उस समय के ड्रामेटिक नॉर्म्स को पूरी तरह से पार नहीं कर सकी और अपने डायलॉग इस तरीके से बोलती हैं जैसे शुरुआत में इंग्लिश थिएटर में नेचुरल लैंग्वेज की जगह पोएटिक लैंग्वेज में डायलॉग्स बोले जाते थे। यहाँ पे इस फिल्म के एक कॉमिक सीन की बात भी हमें करनी चाहिए। इस सीन में रंजीत के दो दोस्त टायर और शेख के रूप में तैयार होते हैं, जबकि बाकी के दो रंजीत और लता के रूप में, लेकिन लंबी नाक के साथ शादीशुदा जोड़े का रूप धारण करते हैं। ये सीन बिल्कुल उनकी शादी से पहले का सीन है। वे रंजीत को खिलौने देकर चले जाते हैं, जिस पर वो दिल खोलकर हंसता है। हालांकि इस पूरे दृश्य के दौरान सभी एक्टर्स स्लैपस्टिक एक्टिंग इतनी गंभीरता से कर रहे थे जैसे वे स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हों और ऑडियंस पर हंसने की जिम्मेदारी छोड़ दी हो। और इस फिल्म के प्लॉट में कुछ होल्स भी दिखते हैं। रंजीत के परिवार की इज्जत का बार बार जिक्र होता है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य हमें फिल्म में देखने को नहीं मिलता। और अब हम बात करते हैं कि आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक कल्चरल लेगेसी है। यह भारतीय सिनेमा के साइलेंट फिल्मों से टॉकीज तक के सफ़र को दिखाती है। अशोक कुमार को इस फिल्म में देखना ऐसा है जैसे एक तितली अपने कोकून से बाहर निकल रही हो। ऑकवर्ड, अस्त व्यस्त, लेकिन अंततः एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा। फिल्म के सीन देखते हुए हमें उस समय के टेक्निकल प्रॉब्लम्स का भी पता चलता है। एक सीन जिसमें लता और मथुरा दास बैठकर बात कर रहे हैं, उसमें फोकस इतना क्लोज है कि मथुरा दास की टोपी थोड़ी सी कट रही है। ये शायद इसलिए भी होगा कि जिस सेट पे वो सीन फिल्माया गया था वो लंबाई के हिसाब से थोड़ा छोटा होगा। और कुछ सीन ऐसे हैं जहाँ पे एक ही फ्रेम में बहुत सारे एक्टर्स को डाल दिया जाता है। वो भी शायद इसीलिए होगा कि रियल लोकेशन पे शूटिंग करते समय कैमरा को ज़्यादा दूर नहीं रखा जा सकता था। और हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरी फिल्म को फिल्माने के लिए शायद एक ही कैमरा यूज़ किया गया था। पर इन सारी टेक्निकल ड्रॉबैक्स के बावजूद और थिएट्रिकल एक्टिंग के बावजूद भी इस फिल्म को एक बार देखना तो बनता है। जीवन नैया शायद मास्टरपीस ना हो, लेकिन यह हिंदी सिनेमा की रूट्स को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। यह दर्शाती है कि हमने कितनी प्रगति की है और अशोक कुमार और देविका रानी जैसे पायनियर्स ने हमें क्या विरासत दी है। इस फिल्म का एक गाना कोई हमदम ना मिला, कोई सहारा ना मिला, जो कि अशोक कुमार में गाया है, इसके उस वर्जन में नहीं मिलता जो आपको YouTube पे देखने को मिलेगा। पर यह गाना किशोर कुमार को इतना पसंद था कि उन्होंने 1961 की अपनी फिल्म झुमरू में इसको फिर से गाया। तो एंड में हम इतना ही कहेंगे, अगर आपने जीवन नैया देखी है तो आपको कैसी लगी? क्या ये एक टाइमलेस क्लासिक हो सकती है या केवल हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी के लिए ही इसे देखना चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अनफिल्टर्ड टॉक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।